ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्शन रिसर्च टूल किट वर्कशॉप डे 6 मंडे अप्रैल 21। अब जो है हमारी वर्कशॉप जो है वो फेज़ 2 में दाखिल हो रही है। फेज़ 1 के अंदर हमने बात की थी लिटरेचर रिव्यू की, पेपर सर्च कैसे करने हैं। और पेपर सर्च करने के लिए हमने एक डीओआई की एक बात की थी कि डीओआई वो चीज़ है जो आपके पेपर को आइडेंटिफाई करती है। डीओआई के हमने पार्ट्स के बारे में बात की, रिसर्च लॉग के इंपॉर्टेंस के बारे में बात की इस फेज़ 1 के अंदर। फेज़ 1 के बाद उसके अंदर फिर हमने बात की कि रिसर्च पेपर को हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ से हम इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद फिर हमने एक कंसिडरेबल टाइम इस बात पे लगाया कि एक्टिव रीडिंग क्या होती है और हमने किस तरह से एक्टिव रीडिंग करनी है। यहाँ पे हमने अपने पेपर के कुछ की एरियाज़ को आइडेंटिफाई किए थे कि वो हमारे पेपर के अंदर कौन से की एरियाज़ हैं जिनको हम हर पेपर के अंदर आइडेंटिफाई करें, उनको हम किस तरीके से एनोटेट कर सकते हैं। अभी तक जो हमारी कॉलेज में मेरी टीचर से बात हुई है तो जहाँ पे ये पॉइंट सामने आया कि एआई की बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हेल्प ले रहे हैं और वो इतनी भिड़ंगे तरीके से ले रहे हैं कि बिल्कुल ऑब्वियस नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एआई यूज़ हुई है। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं खुद भी एआई को एक्सटेंसिवली यूज़ करता हूँ, बल्कि जितना आप करते हो उससे कई गुना ज़्यादा। और मैं ये भी समझता हूँ कि एआई के बगैर अब चारा नहीं है। हमारे टीचर्स को एआई के साथ फेमिलियर हो जाना चाहिए, क्योंकि आप नहीं करेंगे आपका स्टूडेंट तो यूज़ कर रहा होगा। अलबत्ता जिस तरीके से हम लोग के यहाँ लोग एआई यूज़ कर रहे हैं कि भाई लिख के प्रॉम्प्ट दे दी कि राइट एब्स्ट्रैक्ट ऑन फलां टॉपिक और राइट इंट्रोडक्शन ऑन फलां टॉपिक, या लिटरेचर रिव्यू तक चैट जीपीटी से करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है। सबसे पहली बात, कंटेंट में वाज़ेह तौर पे नज़र आता है कि इस बंदे ने एआई को यूज़ किया हुआ है। मेरे स्टूडेंट थी, उनका जब मैंने पेपर असाइनमेंट चेक किया तो असाइनमेंट में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ था कि एज अ लिखा हुआ आता है ना बाज़ दफ़ा कि एज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल आई डू नॉट नो, तो उसने एग्जैक्टली इसी वर्ड्स को कॉपी पेस्ट किया हुआ था। तो उन बंदी को इतनी अकल या इतनी तमीज़ नहीं थी कि भाई इस चीज़ को तो मैं कम अज़ कम हटा दूँ। अच्छा, फिर आपके सामने एक और पहलू आ रहा है कि भाई आप लोग तो वाइवा भी देते हैं, आप लोग का थीसिस भी देखा जाता है, अगर वहाँ से वो रोक ले। और एक दफ़ा अगरचे आपने बड़ी मेहनत से पढ़ा होगा, सब कुछ किया होगा, पूरे 2.5 साल अगर आपका कोर्स है या आपका 4 साल का कोर्स है, तो इन तमाम सालों में आपने बड़ी मेहनत से पढ़ा, लेकिन सिर्फ एक एआई की वजह से आपके काम के ऊपर एक धब्बा लग सकता है और आपका इंप्रेशन ख़राब हो सकता है। तो एआई हमने यूज़ करनी है, लेकिन तरीके से और तमीज़ से यूज़ करनी है। अब बात सिर्फ देखो सिर्फ यूनिवर्सिटी की नहीं है या कॉलेज की नहीं है, अभी आप बहुत जल्द जॉब मार्केट में एंटर हो रहे हो। जॉब मार्केट के अंदर जब वहाँ पर एंटर होगे तो वहाँ पे आपका वहाँ पे कोई नहीं देखेगा कि जी आपने स्कूल में या कॉलेज में आप क्या थे, कैसे थे, आपकी किस टीचर से कैसे सलाम दुआ थी। वो तो एक ओपन कंपटीशन है। तो अभी जो हम लोग जितने भी जाते हैं, हमने फेज़ 1 के अंदर कवर किए हैं, जिसके अंदर हमारे यहाँ एनोटेशन आ गया, एक्टिव रीडिंग आ गया। अगर आप इन चीज़ों को परफॉर्म करते हैं तो इसकी मदद से आप लोग का काम एआई पे बहुत कम डिपेंडेंट हो जाता है। एआई अभी भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है? अलबत्ता वो इस तरह से यूज़ करेंगे कि फिर उस पे काम में आपकी छाप नज़र आएगी, ना कि एआई की छाप नज़र आएगी। तो इन जो हमने अभी तक इस पहले वीक के अंदर 5 लेक्चर्स के अंदर हमने जिन बातों को कवर किया था, उसको समझना भी ज़रूरी है और उस पे अमल करना भी ज़रूरी है। उसके बाद फिर हमने बात की थी कि हमारे सामने यमुना का सवाल आया कि सर पर्पज़ ऑफ द स्टडी का ज़िक्र नहीं किया, तो हमने कहा जी आप बिल्कुल अपने तौर पे पर्पज़ ऑफ द स्टडी भी निकाल लें। हमने बात की कि इसके अलावा और भी एरियाज़ हैं जिसको हमें आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए और उसको अपनी क्लास अपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर हमें यूज़ करना चाहिए। अलबत्ता एक बार फिर ये तमाम के तमाम एरियाज़ ऐसे नहीं हैं कि जो आप समझे कि हर पेपर में मिलेंगे। लिखने वाला भी हमारी तरह है और उसको रिव्यू करने वाला भी कोई हम जैसा इंसान है। हर किसी के काम की अपनी क्वालिटी है और हमने उसी को हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सबने एक ही फॉर्मेट को फॉलो किया होगा। अच्छा, अब हम आगे बढ़ने से पहले हमने फिर उसके बाद सिंथेसिस के हवाले से बात की। सिंथेसिस क्या है, किस तरह से कि आप लिटरेचर रिव्यू के बाद इसकी मदद से अपना कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। इसकी बेसिस पे किस तरह से आप लोग जो है, आप लोग को एक रिसर्च गैप नज़र आता है, एक ट्रेंड नज़र आता है और उसी के अंदर आप अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री मैंने रिकमेंड की थी, एवरीथिंग इज़ अ रीमिक्स, किसने देखी? कुछ देखी ही नहीं किसी ने। यार झूठे मुँह ही बोल दो, मेरे दिल ही रख लो। थोड़ी बहुत देखी थी भाई। चले खैर, आप लोग बिल्कुल लाजमन अगेन वंस अगेन मैं रिकमेंड करूंगा कि देखो एज ए टीचर आप लोग जिस फील्ड में जिस जगह पे एंटर हो रहे हैं, क्रिएटिविटी क्या है, ये तमाम चीज़ें आप लोग के लिए समझना ज़रूरी है। आप लोग को शायद इल्म हो कि इस वक्त जितने भी अच्छे स्कूल हैं तमाम के अंदर एआई इन एजुकेशन का ऊपर ट्रेंड चल रहा है। वो आप एआई की बात कर रहे हैं, वो स्टेम की बात कर रहे हैं, स्टीम की बात कर रहे हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं। अगर आप लोग खुद इन चीज़ों में अप टू डेट नहीं होंगे और आप बस वो बीएड की डिग्री लेके पहुंच गए और उसकी उम्मीद पे उसके उम्मीद उस के सहारे आप लोग चाहेंगे कि हमारा एक अच्छा
टीचिंग कैरियर बन जाए, तो ऐसा नहीं हो पाता। नंबर वन, सिर्फ जॉब मिलना मकसूद नहीं है। आप पता है टीचिंग में क्या होता है, हमारे जो बॉस होते हैं वो हमारा सिर्फ प्रिंसिपल बॉस नहीं होता, स्टूडेंट भी एक तरह से हमारे बॉस होते हैं, हम उनके सामने भी जवाबदेह होते हैं। अगर आप किसी दिन बगैर लेक्चर तैयार किए पहुंच जाए, आपने देखा होगा अपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर किसी टीचर को क्लास कंट्रोल करने में बड़ी प्रॉब्लम है। और बात टीचर्स की क्लासेस ऐसी होती है कि पूरी की पूरी क्लास सीधे होकर बैठी हुई होती है। तो बात सिर्फ सख्ती की नहीं होती है, हर जगह आप सख्ती नहीं कर सकते। टीचर जो होता है स्टूडेंट की रिस्पेक्ट भी अर्न करता है। तो अब आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर एक मास्टरी दिखाएंगे, और मास्टरी उसी वक्त दिखा सकते हैं जब वाक़ातन आपने अपने तौर पे कोशिश की हो उस सब्जेक्ट को लर्न करने की। तो अब आज का जो दौर है वो सिर्फ कंटेंट तक महदूद नहीं रहा। आप सिर्फ कंटेंट के साथ जाके ये नहीं समझ सकते कि कंटेंट कर लिया, पेडागोजी पढ़ ली तो हम बहुत अच्छे टीचर हैं। जितने भी लेटेस्ट इश्यूज हैं, लेटेस्ट सवालात है बच्चे के जहन में, एआई के दौर के अंदर क्रिएटिविटी की क्या मतलब है? अगर एक इमेज हम एआई से क्रिएट कर रहे हैं जो उस इमेज से 1000 गुना बेहतर है कि जो आपका स्टूडेंट जो है वो पोस्टर से अपने हाथ से बना के ला रहा है, तो ये बच्चा ज़्यादा क्रिएटिव है, वो बच्चा ज़्यादा क्रिएटिव है, कौन सा बच्चे स्मार्टली काम कर रहे हैं? ठीक है, आपने किस तरह से सबको साथ लेके चलना है। तो अब अगर आप ये सब चीज़ आपको खुद समझ नहीं आएंगे तो आप कैसे करेंगे? तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, ऐसी दौर बात देख लें उसको, बीच बीच से देख लें, काफ़ी लंबी है लेकिन बीच बीच से थोड़ा देखें, समझने की कोशिश करें कि बात वो कर भी क्या रहा है। और कल्चरल रेफरेंसेस हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कभी भी क्लास में जाएंगे आपने उस वक्त रेलिवेंट कल्चरल रेफरेंसेस को अपना एड्रेस करना पड़ता है कि उस वक्त जो भी ज़माने में जो हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं, अगर क्रिकेट का मैच चल रहा होता है तो आपने देखा होगा अच्छा टीचर जो है हमेशा क्रिकेट से बात शुरू कर रहा होगा, उसको पता है कि यार जी मेरे बच्चे जो हैं इस वक्त क्रिकेट में दिलचस्पी ले रहे हैं। किसी ज़माने में वो एक कोई टीवी शो वगैरह मशहूर था, गेम ऑफ थ्रोन्स मशहूर था, तो लोग उस टीचर उसी के हवाले से बात करते थे। तो कल्चरल रेफरेंसेस के अंदर से हम कैसे क्रिएटिविटी ढूंढ सकते हैं? तो अगेन ये तमाम चीज़ें आपको उस वक्त पता चलेंगी जब आप इस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे, तो मेरा रिकमेंड करूँगा उसको ज़रूर देखें। हमने सिंथेसिस की बात की, सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं, कुछ टिप्स हमने शेयर की कि आप जो है रिकरिंग थीम्स को देखें, गैप्स को आइडेंटिफाई करें, किन एरियाज़ के बारे में एग्रीमेंट है, डिसएग्रीमेंट, इन तमाम चीज़ों को आप एड्रेस करें। और आखिर में जो है अपनी फाइंडिंग्स को किसी थीम के लिहाज से उसको ग्रुप करने की कोशिश करें। फिर यहाँ पे हमने आपसे बात की थी कि आप लोग गूगल कीप के ज़रिए से अपने नोट्स को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। किसी ने कहा सर गूगल कीप, मैं तो नोशन यूज़ करता हूँ या मैं माइक्रोसॉफ्ट वन नोट यूज़ करता हूँ। जी बिल्कुल यूज़ करें, कोई हर्ज नहीं है। कोई एक टूल यूज़ करें जिसको कंसिस्टेंटली आप यूज़ कर सकें। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है यहाँ पे पढ़ाते हुए कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स के दरमियान डिजिटल लिटरेसी का स्किल्स में बहुत बड़ा तफावत नज़र आता है, बहुत बड़ा वेरिएशन नज़र आती है। तो मैं उन टूल्स को रिकमेंड करने की कोशिश करता हूँ जो हर कोई उसको आसानी बासानी चीपली यूज़ कर सके। और गूगल की जो हम लोग एक्शन रिसर्च जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं हमारे पर्पसेस के लिए मोर देन इनफ है। अच्छा देखो, अब हम आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कि अब वर्कशॉप हम लेके कैसे चलेंगे। देखो हमारा फेज़ 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है? और फेज़ 1 में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें जानी जो आपको इससे पहले नहीं पता था। और इसके बगैर आपका गुजारा भी नहीं है, यानी कि आपको डिग्री के लिए तमाम काम तो आपको करने पड़ेंगे। ये तो हो गया फेज़ 1। अब हम फेज़ 2 के अंदर हम शुरू कर सकते थे कि रेफरेंसेस कैसे मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल एआई के हवाले से बात कर सकते थे, लिखना कैसे है, टेम्पलेट वगैरह क्या, हम वहाँ की भी बात कर सकते थे। अलबत्ता मेरा ये प्लान हुआ कि हम फेज़ 2 के अंदर हम बात शुरू करें एमएस वर्ड के हवाले से कि एमएस वर्ड क्या है, किस तरह से यूज़ करते हैं। इसका हमें फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जिस दौरान आप लोग एमएस वर्ड की फीचर्स सीख रहे होंगे, उस दौरान मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना लिटरेचर रिव्यू और अपना ये एनोटेशन का काम, सिंथेसिस का काम काफ़ी हद तक आगे बढ़ा चुके होंगे। ताकि फेज़ 3 के अंदर जब हम रेफरेंसेस की बात करें, तो आप ऑलरेडी ये सारे डेटा आप लोग के पास कलेक्ट हो चुके। अभी तक अगर किसी ने सिर्फ 2 लिटरेचर रिव्यू या 2 रिसर्च पेपर डाउनलोड किए हैं, तो वो क्या सीखेगा कि रेफरेंसेस कैसे मैनेज करते हैं? भाई जिसने 2 ही किए तो वो कहते हैं कौन सी बड़ी बात है, यहाँ से ये कॉपी करो वहाँ पेस्ट करो। ये रेफरेंस मैनेजमेंट तो उसको समझ में आएगा जिसके पास 20-30 पेपर होंगे। जब हम अगले फेज 3 के अंदर बात करेंगे कि हमने लिखना किस तरीके से है, या जो हमारा रिसर्च का टेम्पलेट है उसके मुख्तलिफ सेक्शन का क्या मीनिंग है, तो ये तो उसी को समझ में आएगा जिसने लिटरेचर रिव्यू किया हुआ होगा। वरना तो बंदा इसी में कंफ्यूज रहेगा कि सर इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, लिटरेचर रिव्यू में क्या लिखना है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो हमारा फेज 2 है, जो इस हमारे वीक के अंदर हम कोशिश करते हैं 2 से 3 दिन में इसको रैप अप करें। आप लोग का काम ये है कि इस दौरान अपना लिटरेचर रिव्यू ज़्यादा से ज़्यादा करें और जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, मुझसे शेयर करें ताकि फिर हम उनको अपनी अगली क्लासेस के अंदर उनको एड्रेस कर सकें। अभी तक जो मेरा आप लोग के बारे में तासुर है कि एटलीस्ट जो हमारे 4 ईयर वाले वो तो बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं। उनको लग रहा है कि 8 सेमेस्टर में या अभी जून जुलाई की छुट्टियों में कर लेंगे। कर तो लेंगे आप, लेकिन उस वक्त वर्कशॉप नहीं हो रही होगी, ठीक है? तो बेहतर है कि अभी से आप लोग उसको कर लें ताकि अभी थोड़ा बहुत तो करो कम से कम, कि मैं एटलीस्ट उन चैलेंजेस का जवाब तो दे सकूं आप लोग को। बाद में आप किससे पूछोगे? बाद में फिर क्या करोगे?
ठीक है। और मतलब मैं ये नहीं कहता कि मैं ही दुनिया में हूँ जिससे जवाब मिल सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है एक टीचर जब खुद खड़ा हुआ है, जो ऑफर कर रहा है कि भाई मुझसे पूछ लो, तो क्या बेहतर नहीं है कि आप उसी वक्त इन इश्यूज को रिजॉल्व करवा लें। फेज 3 के लिए जिसमें हम लोग एआई की बात करेंगे, डिफरेंट हमारे एआई के टूल्स हैं उनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, या एआई जनरेशन टेक्स्ट से कैसे बच सकते हैं। आज सर शजील से बात हुई, सर सुहेल से बात हुई, तो उन लोगों ने कुछ और भी पॉइंट्स बताए। इन तमाम बातों को हम करेंगे, लेकिन फेज 3 के लिए वही लोग जाएंगे जिनकी अटेंडेंस पंक्चुअल होंगे जो हमारे पास। मैं आप लोग अटेंडेंस वगैरह आप लोग को शेयर भी कर दूंगा, उसका ग्राफ वगैरह सब मैं पूरा बन रहा होता है, सबकी सब चीज़ें आप लोगों से शेयर भी हो जाएंगी। बहरहाल अब आने वाले दिनों के लिए आप लोग की अटेंडेंस ज़रूरी है। शुरू के दिन में था, हमने इतनी सख्ती इसलिए नहीं की कि उस वक्त हमें मतलब एक हम बूट स्ट्रैप कर रहे थे, लेकिन अब जब हमारी एक चीज़ रिधम में आ चुकी है, तो अब बहरहाल आप लोग की अटेंडेंस का रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं, यहाँ तक किसी के जहन में कोई सवाल या कोई एतराज़, कोई सजेशन? ठीक है, ये सही है। हम लोग जो फेज 2 की बात कर रहे हैं कि हम एमएस वर्ड की बात कर लें। आप में से बात लोग कह सकते हैं कि सर एमएस वर्ड में ऐसी कौन सी खास बात है, हमें तो एमएस वर्ड बहुत अरसे से यूज़ करना आता है। थोड़ा सा सब्र से काम लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप लोग को एमएस वर्ड की वो फीचर्स पता चलेंगे जिससे आप लोग वाकिफ नहीं होंगे। हम लोग बचपन से एमएस वर्ड में जिस तरीके से काम करते आते हैं कि हमने कुछ लिखा और उसकी हेडिंग डाल दी थी, उसको बोल्ड कर दिया, उसको फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, और हम समझते हैं कि काम हो गया। लेकिन जब इसी अफलातून समझते हुए अपने आप को जब हम लोग एक्शन रिसर्च करने बैठते हैं, टेम्पलेट को यूज़ करने बैठते हैं, तो हम लोग फंस जाते हैं। अब हमारा बच्चा क्या करता है कि टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए वो हाथ से बना रहा होता है, पेज नंबर हाथ से डाल रहा होता है, रेफरेंसेस उससे लिखे नहीं जा रहे होते। टीचर कहता है कि इसको आगे करना है, इसको पीछे करना है, वो कहता है नहीं मिस मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, मैं कैसे करूँगा या कैसे करूँगी। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि उसको एमएस वर्ड सही से यूज़ करना नहीं आ रहा होता। वंस अगेन आज के दौर में जब हम एआई की बात कर रहे होते हैं, तो पता है ये जो सारे छोटे मोटे काम थे ना, सब एआई संभाल रही है। आप लोग से अब ये उम्मीद होती है कि यार ये लोग जो है अपना डिजिटल स्किल्स वो लेकर आए हैं जो एआई ना कर रही हो। तो एमएस वर्ड पे जो हम फीचर्स की बात कर रहे हैं, आप यकीन कीजिएगा ये वो फीचर्स हैं जो आप ही को आते होंगे। ये वो काम है, फॉर्मेटिंग अच्छी करना, कैसे करना, काम को एफिशिएंटली हम कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने वक्त को बचा सकते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आप लोग के आगे चल के जो इस एआई वाले दौर के अंदर आप लोग को हेल्प करेगी स्टैंड आउट करने के लिए। अभी सबसे पहले मैं एमएस वर्ड की क्लास में बात शुरू करने से पहले मैं एक बात समझाऊंगा कि हम लोग जो है कुछ चीज़ों में फ़र्क करना सीखें। वो क्या चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मैं आपसे एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ जी, ये कंटेंट नज़र आ रहा है आपको? ठीक है, इसकी आपने हेडिंग देखी, हेडिंग के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है, दूसरी हेडिंग उसके नीचे भी अंडरलाइन, एक हेडिंग जो है रेड कलर से आई हुई है। ठीक है, इस तरह से आया हुआ है। एक और डॉक्यूमेंट मैं आपसे शेयर करता हूँ। हाँ जी, एक तरफ आपको ये डॉक्यूमेंट नज़र आ रही है, ठीक है, ये दूसरी डॉक्यूमेंट है। दोनों डॉक्यूमेंट में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? फॉन्ट और कलर का फ़र्क है, ठीक है, राइटिंग का भी फ़र्क है। ओके, और क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? देखो, यहाँ यहाँ जो एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोग को, जो एक चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि देखो, आज तक तुम लोग जब भी काम करते आए हो ना, तुम लोगों ने हमेशा फोकस किस पे किया? हेडिंग के ऊपर, किस चीज़ को बोल्ड करना है, कौन सा कलर यूज़ करना है, और इसी चीज़ को कमाल समझा कि यार ये हमारा कंटेंट तैयार हो गया। अलबत्ता आगे बढ़ते हुए तुम लोग को एक चीज़ को समझना ज़रूरी है। कंटेंट अलग चीज़ होती है, फॉर्मेटिंग अलग चीज़ होती है। ठीक है, दोनों डॉक्यूमेंट्स का कंटेंट बिल्कुल एक जैसा है। देखो लिखा हुआ है डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन टीचिंग प्रैक्टिस, एग्जैक्टली वही चीज़ लिखी हुई है। अलबत्ता दोनों का फॉर्मेट डिफरेंट है। हम लोग जब लिखना शुरू करते हैं तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट से ही आगाज़ कर देते हैं। इसको बोल्ड करना, इसको जो है तुमने अंडरलाइन करना है, इस तरह से हम आगाज़ करते हैं। ये तरीका गलत है। कंटेंट अलग चीज़ है, फॉर्मेट अलग चीज़ है। एक और बात जिसको हम लोग भूल जाते हैं वो है स्ट्रक्चर या आउटलाइन। वंस अगेन ये सारी खामी हमारी पैदा होती है हमारी एजुकेशन सिस्टम में। हम लोग को टीचर्स नोट डिक्टेट कराता है तो कैसे कराता है? वो कहता है बेटा यहाँ पे अपना वो मार्कर निकालें, कट मार्कर, ये हेडिंग डालें, अंडरलाइन करें, उसके नीचे आप ये लिखना शुरू करें। अब हो क्या रहा है कि टीचर अनइंटेंशनली ये मैसेज बच्चों को दे रहा है कि बेटा फॉर्मेटिंग और कंटेंट साथ साथ चल रहा है।
और आउटलाइन के हवाले से तो कोई कभी कोई बात करता ही नहीं है कि भाई आउटलाइन भी कोई चीज़ होती है। देखो आउटलाइन को यूँ समझ लो कि जैसे अगर आपको कहा जाए कि आप यहाँ से आपने निकल के सफ़र तय करना है, तो सफ़र करने के लिए यहाँ से आपने लाहौर जाना है, तो क्या आपके पास कोई मैप, कोई नक्शा, कोई प्लान होगा? आप बाय रोड जा रहे हैं, हमने कहा आप अगर समझदारी से काम लेंगे तो पूरे रास्ते का आपके पास प्लान होगा। मैंने गाड़ी में क्या क्या सामान रखना है, हम रास्ते में कहाँ कहाँ ब्रेक लेंगे, किस जगह ब्रेक लेंगे, कहाँ पे कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बीच में कोई रेस्ट पॉइंट नहीं मिल रहा, कि पता चले कि हमारा बच्चा वहाँ पहुँचा और उसको रास्ते में जो है पानी पीने का या वॉशरूम जाने का वक्त नहीं मिल रहा, हम क्या ऐसा कर सकते हैं। पूरी प्लानिंग के साथ जाएंगे, ऐसा ही है ना। और कोई सा भी ज़िंदगी में काबिल ज़िक्र काम होता है तो हर उस काम के पीछे आपको हमेशा एक चीज़ नज़र आएगी, और वो है प्लानिंग। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जब भी हम काम करते हैं तो इस प्लानिंग का नाम हमने रखा होता है आउटलाइन। अब ये आउटलाइन कोई इतनी हैरानकुन बात नहीं है। कभी भी आप ऐसे लिखते हैं तो सबसे पहले आपको बनानी चाहिए आउटलाइन। सीएसएस के एग्जाम का नाम सुना है? सीएसएस की ट्रेनिंग या जो भी इसके इतने सारे कोचिंग सेंटर आप खुल गए, कहीं भी जाएंगे आपको पता है उसमें ऐसे के पेपर सब फेल होते हैं। वहां पर सबसे पहले जो चीज़ वो सिखाते हैं वो यही चीज़ की आउटलाइन बनाना, कि भाई अपने ऐसे लिखने से पहले उसमें सबसे पहले आउटलाइन बनाओ कि तुमने लिखना क्या है, किस तरीके से लिखना है, क्या चीज़ पहले आएगी और क्या चीज़ बाद में आएगी। अब ये चूंकि ये काम हमें स्कूलों में नहीं कराया जाता तो इसकी वजह से हम हैरान परेशान होते हैं कि पता नहीं आउटलाइन क्या बात होगी, लेकिन बहरहाल काम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहले आउटलाइन, कंटेंट, और आखिर में आ जाता है आपका फॉर्मेट। क्या चीज़ कह रही थी आप? आउटलाइन, फॉर्मेट, सॉरी कंटेंट, और फिर आखिर में फॉर्मेट। आपको इसी एंगल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपको बिल्कुल भी फॉर्मेटिंग की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। भाई ये अच्छा लगना बुरा लगना कि सब आखिर की बात है। घर बनता है तो पहले क्या होता है? मैप बनता है, घर का स्ट्रक्चर पूरा खड़ा होता है, दीवारें बन जाती हैं, फिनिशिंग सबसे आखिर में होती है। तो ये जो फिनिशिंग है ये फॉर्मेटिंग ये कब करेंगे? सबसे आखिरी स्टेज में। आपको मैं कल इंशाल्लाह ताला आपको मैं टेम्पलेट भी दे दूंगा। अगर हमारे लेसन के अंदर ये कहीं पे एडजस्ट हुआ तो मैं आप लोग को आउटलाइन भी दे दूंगा। अलबत्ता आप उसकी आउटलाइन या उसकी टेम्पलेट को देख के आपने घबराना नहीं है कि यार इसके अंदर ये वाली हेडिंग कैसी है, कौन सा फॉन्ट यूज करना है, यार ये सारी बातें नहीं है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस होना चाहिए आउटलाइन के ऊपर और कंटेंट के ऊपर। अब सबसे पहले तो आज हम बात शुरू करते हैं हम के एम एस वर्ड के अंदर क्या आउटलाइन के हवाले से कोई फीचर मौजूद है। हम एम एस वर्ड की हम थोड़ी सी बात शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक फाइल पे गया, न्यू डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे किसी ने कहा कि सर क्या हम लोग गूगल डॉक्स या किसी और सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकते, या हम WPS ऑफिस को यूज़ कर रहे हैं। देखो हम लोग सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस क्लास या आप लोग के वक्त बचाने के लिए मशवरा दूंगा कि MS वर्ड ही को यूज़ करें। ये सारे काम दूसरे सॉफ्टवेयर में भी हो जाते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे ये रहा है कि वो टूल जिससे सब फेमिलियर हो उससे खुद बच्चे के लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि उसको हेल्प करने वाले दूसरे लोग मैसर होते हैं। वरना क्या होता है, वो हर वक्त टीचर के आगे पीछे भागते रहता है कि आप बता दें मैंने ये कैसे करना है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि MS वर्ड के जो फीचर्स हैं आप लोग के रिसर्च के हवाले से काफ़ी रेलिवेंट है। ये सारे काम गूगल डॉक्स में भी हो सकते हैं, लेकिन MS वर्ड के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ज़्यादा आसान है। MS वर्ड इंतहाई पुराना सॉफ्टवेयर है, ठीक है। गालिबा 1980s के अंदर ये मार्केट में एंटर हो गया था। शुरू में ये मार्केट का लीडर नहीं था, उस ज़माने में दूसरे सॉफ्टवेयर थे, वर्ड स्टार फॉर एग्जाम्पल, वो काफ़ी पॉपुलर था। लेकिन वक्त के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट वाले मुस्तकिल कोशिश करते रहे और अब एक वक्त ऐसा आया कि इस वक्त वो मार्केट में लीडर है। इतने पुराने सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जितनी भी मसाइल आपके पेश आ सकते हैं ना, उन तमाम मसाइल को उन्होंने पहले से हल ढूंढा हुआ होता है। तो ये इसके अंदर हमें बहुत बड़ा एडवांटेज नजर आता है। अब सवाल ये कि सर हम ऑफिस का कौन सा वर्जन यूज़ करें, 2016, 2013? देखिए आप लोग के जो हालात हैं उस लिहाज से आप कोई सा भी कर लें, 2000 के बाद वाला वो चल जाएगा आपके पास, कोई इतना इशू नहीं है। लैब के अंदर हमारे पास सारा चल रहा है ऑफिस 365, और इस वक्त ऑफिस 365 ही यूज़ करना को मैं रिकमेंड करूंगा। अगर आप इसको यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके लाइसेंस परचेज करना पड़ता है पाकिस्तान के अंदर, ये बाज़ लोग ये लाइसेंस बहुत चीप में सेल कर रहे होते हैं, आप उनसे भी परचेज कर सकते हैं। खैर इस बारे में कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं गाइड कर दूंगा। बहरहाल ऑफिस 365 को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसका जो इंटरफेस है कुछ इसके बारे में बात हो जाए। इस इंटरफेस को कहते हैं रिबन इंटरफेस, ठीक है। पहले जो माइक्रोसॉफ्ट की जो वर्ड का या एक्सेल वगैरह का इंटरफेस था उसमें सिर्फ ये ऊपर टॉप वाली बार होती थी, नीचे वाला ये रिबन नहीं होता था। ये रिबन इंटरफेस की वजह से काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, बहुत ज़्यादा आसान हो गया। और मुझे बाकायदा इसमें फीडबैक मिला है कि जिन लोगों ने पुराना वर्जन यूज़ किया था फिर रिबन वाला यूज़ किया तो उन्होंने यही कहा कि यार इससे तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। इन्होंने किया क्या है कि उन्होंने जितने भी रेलिवेंट फीचर्स थे उसको उन्होंने ग्रुप के अंदर जमा कर दिया। मसलन आपने इंसर्ट करना है,
आपने इंसर्ट करना है किसी तस्वीर को, तो कौन से ग्रुप में जाएंगे? इंसर्ट के ग्रुप में। अब इंसर्ट के ग्रुप में गए, तस्वीर इंसर्ट करना है, ऑप्शन मौजूद। आइकॉन इंसर्ट करना है, ऑप्शन मौजूद। चार्ट इंसर्ट करना है, उसका ऑप्शन। टेबल इंसर्ट करना है, उसका ऑप्शन। ठीक है, इंसर्ट के हवाले से मुझे ये चीज़ डालनी है, उसके हवाले से जो भी ऑप्शन था वो कहाँ मिलेगा? इंसर्ट में मिलेगा। खुद ब खुद उन्होंने आपको इस तरीके से काम को आसान कर दिया। मेरा पेज जो है वो लैंडस्केप में हो, सॉरी, लैंडस्केप में हो या पोर्ट्रेट में हो, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे हो सकता है आपके ख्याल में? अंदाजा? लेआउट के अंदर। पेपर का साइज कौन सा होगा? लेआउट के अंदर। या जिस तरह से अखबार के अंदर होता है कि जी उसके अंदर देखा, अखबार के अंदर दो दो तीन तीन चार चार कॉलम बने हुए होते हैं, तो अगर मैं अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर भी चाह रहा हूँ कि दो कॉलम बने हुए हो, कहाँ पर ऑप्शन आएगा? लेआउट के अंदर। तो इस तरह से उन्होंने जितने भी रेलिवेंट फीचर्स थे उन्होंने कोशिश करके उसको एक ही जगह पर जमा कर दिया कि इस तरह से आप लोग के लिए उन फीचर्स को ढूंढना आपके लिए निस्बतन आसान है। और बिलीव करें, क्योंकि आप लोग शुरू से इस चीज़ को देखते हैं तो आपको लगेगा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने एक जगह बहुत पहले कोर्स करवाया था, एमबीबीएस डॉक्टर से सारे, उनकी कंप्यूटर लिटरेसी क्लास थी, तो वहाँ पे यही वाला मुझे फीडबैक मिला था कि रिबन की मदद से काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी आउटलाइन के हवाले से। आउटलाइन का जो ऑप्शन मौजूद है वो ऑप्शन है व्यू के अंदर। व्यू में अंदर आपको नजर आ रहा है कि वो कह रहा है कि यार प्रिंट लेआउट। अब प्रिंट लेआउट का मतलब क्या है कि पेज की शक्ल तुम्हें नजर आ रही है, ठीक है। इसी को तुम चले जाओ तो वेब लेआउट के ऊपर, तो वो बिल्कुल वेब देख रहे हो, वेब के अंदर होते पेजेस तो नहीं बने हुए होते ना वेबसाइट पे, बने होते वेबसाइट पे पेजेस, ठीक है। तो वेब लेआउट के अंदर उसने पेजेस को उड़ा दिया। प्रिंट लेआउट पे वापस चले गए तो आपका पेज वाला फॉर्मेट वापस आ गया। अब यहाँ पे जो हमने ऑप्शन ढूंढना है वो है आउटलाइन का। अब वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पे इस आउटलाइन को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आप लोग की हेल्प चाहिए। हम ऐसा करते हैं, किसी एक टॉपिक के ऊपर हम लोग अपनी एक कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और उस टॉपिक के अंदर हेडिंग्स होंगी, सब हेडिंग्स होंगी, और हम इस बारे में मिलजुल के इस काम को करेंगे। तो आप लोग मुझे बताएं किस टॉपिक पे लिखना है, किसी भी टॉपिक पे आप लोग जो जहन में आप लोग के फ्रेश हो। हफ्सा के बराबर में जो है, क्या नाम था बेटा? क्या? खतीबा? जी हबीबा, इरशाद। कोई टॉपिक आपके जहन में आ रहा हो जिस पे हम कुछ नोट्स लिखें? अनुषा? आप? ठीक है, एयर टूल्स की हेडिंग, सब हेडिंग आप बता दोगे मुझे? आप लोग बताओ, आप लोग के जहन में कोई टॉपिक आ रहा है बताओ भाई, कोई सा भी पाकिस्तान से टॉपिक बता दो, साइंस का बता दो, इस्लामियत का बता दो। लर्निंग? लर्निंग मॉडल्स, सब हेडिंग्स वगैरह जहन में है? लर्निंग मॉडल्स की बात करिए, आप सब इसमें ऑन बोर्ड हैं? आप लोग के लिए अजनबी टॉपिक तो नहीं है लर्निंग मॉडल्स का? यार तुम लोग एजुकेशन कॉलेज में हो और तुम लोग के जहन में कोई टॉपिक नहीं आ रहा। आयरॉनिक इसी को कहते हैं ना, आयरनी। जी अनुषा? किसको? मैटर की स्टेट्स आ गई। आ, किसका? उसकी सब हेडिंग वगैरह, उसमें और कौन सी टॉपिक्स आएंगे? अच्छा चलो, एक टॉपिक जो बार बार अपनी क्लासेस में कराता हूँ वो होता है पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। होता ये है कि जब मैं कंप्यूटर लिटरेसी बच्चों को पढ़ाना शुरू करता हूँ तो उस वक्त मिस पर पाकिस्तान स्टडीज पढ़ा रही होती हैं, और इत्तेफाक की बात है पिछले 2 सालों से ऐसे ही हो रहा है कि जब मैं शुरू कराता हूँ उधर वो पॉपुलेशन इन पाकिस्तान पढ़ा रही होती हैं, तो हमारा टॉपिक ओवरलैप कर लेता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, पॉपुलेशन इन पाकिस्तान से शुरू करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले जो इस टॉपिक के अंदर मेरी जो सबसे पहली हेडिंग है, मैंने यहाँ पे लिखी पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, सही है। अब आपके ख्याल में इसके अंदर हमने कौन सी दूसरी हेडिंग डिस्कस करनी है? मैंने एंटर दबाया, दूसरी हेडिंग बन गई, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ना तो मैं फॉन्ट के बोल्ड होने की बात कर रहा हूँ, ना मैं फॉन्ट साइज की बात कर रहा हूँ, ना मैं कलर की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि उसमें लिखना क्या है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यार इसके अंदर और क्या चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में एक चीज हम डिस्कस कर सकते हैं कि डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन, ये आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ, डेफिनेशन आ गई, ठीक है। उस डेफिनेशन के बाद हमें और क्या डिस्कस करना चाहिए तुम लोग के ख्याल में? कॉजेस, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ओके। अच्छा, इसमें कोई गलत सही का मसला नहीं है, आप लोग से परेशान हो जो आपके जहन में आता है, ठीक है। एक आगे किसी ने कहा सर कॉजेस ऑफ हाई पॉपुलेशन, ठीक है। प्रॉब्लम्स, ठीक है।
प्रॉब्लम्स ड्यू टू हाई पॉपुलेशन। और बताओ और क्या ध्यान में आ रहा है? ठीक है चलो लिख दो फैक्टर्स, चलो ये भी लिख दो, कोई मसला नहीं है। फैक्टर्स बिहाइंड राइज इन पॉपुलेशन। और बताओ। ठीक है ओके गुड। देखो यहाँ पे हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है आप ब्रेन स्टॉर्मिंग का टॉपिक आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर कोई जजमेंट जोन नहीं है, यहाँ पे हम किसी की बात को भी जज नहीं करें कि तुमने सही कहा तुमने गलत कहा, जो जहन में आ रहा है बोलो। हाँ जी क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। और बताओ। और ये हो सकता है मेरे ख्याल में पॉपुलेशन डेंसिटी इन पॉपुलेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इस पूरे खत्ते में क्या चल रहा है, सूरत हाल क्या सूरत हाल है। ठीक है ये टॉपिक भी आ सकता है ना इसके अंदर। ठीक है और बताओ। ठीक है इफेक्ट ऑन इकोनॉमी। और बताओ। इफेक्ट ऑफ इंटरनल माइग्रेशन हमारे जो हो रही है। ठीक है इफेक्ट ऑफ। और बताओ अर्बनाइजेशन। कल्चरल सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस ठीक है यार, क्या कहें रेमेडीज कर लेते हैं ना। काफी इतना चले। अब मुझे ये बताओ, चलो ये तो हमारे पास एक आउटलाइन बन गई ठीक है। और इस आउटलाइन के अंदर आपने कहा कि ठीक है सर हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बात, किस ऑर्डर में डिस्कस करेंगे? पहले आपके ख्याल में किसको हमें डिस्कस करना चाहिए? ठीक है डेफिनेशन के बाद कॉजेस को करना चाहिए। ठीक है कोई, चलो ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन आया हुआ है, फिर उसके बाद रिसोर्सेज को ऊपर लाना है। अब देखो कैसे करेंगे, रिसोर्सेज का लिखा हमने, रिसोर्सेज लिखा भी था नहीं लिखा था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ठीक है। अब देखो कैसे करना है इसमें, देखो देखो उन्होंने तुम्हारा ख्याल रखा हुआ है। ये नजर आ रहा है तुम लोग को यहाँ पे एरो का निशान, ये अप और डाउन का, इससे तुम उसको ऊपर नीचे करोगे। ठीक है डेफिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है इसका मतलब ये हुआ कल कला जब तुमने पूरा थीसिस लिख लिया और तुम्हारे सुपरवाइजर ने कहा कि भाई इस वाली हेडिंग को इसके नीचे लेकर आओ, तो तुम कट पेस्ट नहीं करोगे, तुम आउटलाइन में जाओगे, वहां जाकर सीधा सीधा पूरे कंटेंट को इस तरीके से तुम ऊपर नीचे कर लोगे। समझ में आई बात? अब क्या होगा कि तुम्हारी टीचर अगर तुमसे आगे पीछे करवाता तो परेशान होगे नहीं, लम्हे भर का काम है। ठीक है एक बात ही समझ में आई। अच्छा जी अब थोड़ा सा मुझे ये बताओ, इसके अंदर तुम्हें ये नजर आ रहा है कि इसमें हेडिंग सब हेडिंग कुछ नजर आ रही है? कुछ नहीं बन रही। चलो ऐसा करते हैं प्रॉब्लम्स ड्यू टू हाई पॉपुलेशन की हम बात करते हैं। क्या हो सकता है? पॉवर्टी हमारा इशू हो सकता है, और दूसरा इशू क्या हो सकता है? क्राइम्स हो सकता है, और एक हो सकता है हाई मोर्टेलिटी रेट। ठीक है और बताओ। डाइवर्सिटी प्रॉब्लम में आएगा। चलो ठीक है कर देते हैं कर देते हैं। हदीका राइट, खतीजा, हदीका ओके। चलो ठीक है कल्चरल इश्यूज, कल्चरल डाइवर्सिटी से उनको एतराज़ है तो हमने उसको भी लिख दिया। और बताएं जी और किसी को एतराज़ सहन में आ रहा है? रिसोर्स एलोकेशन ठीक है, और कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है ये भी डाल दो। अब इसमें ये हुआ, अब इसमें बताओ ये सब किसके नीचे आने थे? प्रॉब्लम्स के नीचे आना था। लेकिन तुम देखो ये सब के सब तो एक ही लेवल पे आए हुए ना, अब इसका लेवल चेंज होना चाहिए। ठीक है यूँ समझ लो कि सब आपस में सिबलिंग्स बने हुए एक ही लेवल पे, लेकिन यहाँ पे हमें पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन लेकर आना है। ठीक है कि प्रॉब्लम के अंदर आती है पॉवर्टी, तो प्रॉब्लम पेरेंट हो गया, पॉवर्टी उसका चाइल्ड हो गया। अगेन आपके लिए इस मसला उन्होंने पहले से हल किया हुआ ये नजर आ रहा है, एरोज लेफ्ट और राइट बने हुए हैं। जी मैंने पॉवर्टी पे जाके पॉवर्टी पे क्लिक किया हुआ है, यहाँ पर जाके मैंने किया इस ग्रीन पे निशान पे क्लिक किया ओके। हाँ जी बन गया चाइल्ड। अब देखो ये फॉरन ये प्लस माइनस चेंज हो गया। ठीक है क्या मतलब कि प्रॉब्लम के अंदर एक और हेडिंग मौजूद है जिसका नाम है पॉवर्टी। क्राइम्स भी प्रॉब्लम्स में आ रहा था, मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया, देखो लेवल 2 में आ गया। अब पॉवर्टी और क्राइम्स आपस में सिबलिंग्स बन गए, सिबलिंग्स बन गए ना आपस में, एक ही लेवल पर आ गए, लेकिन दोनों का पेरेंट कौन है? ठीक है अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें लेवल 2 लेवल 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके से भी तुम इस मसले को मतलब वो कर सकते हो, मतलब यहाँ से भी तुम उस हेडिंग का लेवल दे सकते हो। क्राइम्स के अंदर फॉर एग्जांपल किसी ने कहा सर क्राइम्स के अंदर एक हेडिंग हो सकती है क्राइम्स इन अर्बन एरियाज। ठीक है अर्बन एरियाज के अंदर वाकई बहुत सारे क्राइम्स होते हैं और उनको पकड़ना नामुमकिन है क्योंकि लोग बाहर से आके जराइम करके चले जाते हैं। ठीक है क्राइम्स इन
अर्बन एरियाज। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने कहा कि भाई ये वाली जो हेडिंग है ना, क्राइम्स इन अर्बन एरियाज, वो क्राइम्स के अंदर आती है, उसका चाइल्ड हो गया। अब एक तरीका तो ये कि मैं दोबारा एरो को दबाऊंगा, ये आगे बढ़ जाएगा। लेकिन एक और तरीका बता दो, लेवल पे क्लिक करो, लेवल 3 हो गया। अब देखो क्राइम से पहले प्लस बना हुआ तुम्हें नजर आ रहा है, ठीक है। तो देखो इस तरह से हमारे पास कितने हेडिंग्स की लेवल हो गए, लेवल 1 की हेडिंग ये रही, ऊपर लिखा हुआ भी अपडेट भी हो रहा है। लेवल 2 की हेडिंग ये रही, लेवल 3 की हेडिंग ये रही। अगर तुम लोग इस तरीके से अपने काम को लेवल्स में डिवाइड करके, ठीक है, अभी तुम हेडिंग के बारे में नहीं सोचो, बोल्ड के बारे में नहीं सोचो, फॉन्ट साइज के बारे में नहीं सोचो, सिर्फ अपने काम के स्ट्रक्चर के बारे में सोचो कि मेरे इस काम के अंदर क्या आउटलाइन है, क्या स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर को मैंने फॉलो करना है। यार अगर तुम लोग इस तरह से काम करोगे ना, तो कोई तुम्हारे काम पे हाथ नहीं रख सकता कि इसने एआई को यूज किया। और जैसे आज के दौर में अगर एक अच्छा इंजीनियर है और वो कैलकुलेटर यूज कर रहा है, या वो एक्सेल यूज कर रहा है, या वो इंजीनियरिंग का कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, कोई उस पर हाथ नहीं रख सकता, क्योंकि उसको पता है कि यार इंजीनियर वो काम कर रहा है उसकी हेल्प तो ले रहा है, लेकिन उस इंजीनियर के बगैर कैलकुलेटर बेकार है। इसी तरीके से अगर तुम लोग इस तरीके से काम करना सीखोगे, तो कल तुम पे कोई उंगली नहीं उठा सकता कि तो एआई भी कर ले, क्योंकि उसको भी पता होगा कि यार उस बंदे ने उस लेवल का काम किया है जो एआई नहीं कर सकता। उसने एआई को एज अ टूल यूज किया है, एज अ एड यूज किया है, एज अ कैलकुलेटर यूज किया है हेल्प के लिए। अकल सारी इसकी अपनी थी, लेकिन ये उस वक्त होगा जब तुम इस तरीके से अपनी अकल को इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और कोई बताए इसके अंदर? हाँ जी, हाई मोर्टेलिटी रेट हो गया, ठीक है। और ये भी किस में आ रहा है, प्रॉब्लम में आ रहा है। वंस अगेन मैं चाहूँ तो इस वाले को दबा दूं, एरो को, या मैं चाहूँ तो यहाँ से जाकर लेवल को चेंज कर सकता हूँ। लेट से मैंने कहा भी इसको लेवल 4 करना है, मैं लेवल 4 भी इसको कर सकता हूँ। अगरचे आपने जाहिर सी बात है सोच समझ के तमीज से करना है कि भाई कौन सा लेवल कहाँ बनता है। अच्छा ये लेवल 4 पे पहुंच गया यार, लेकिन लेवल 4 थोड़ी होती, लेवल पीछे लाना था, क्राइम्स की सिबलिंग बनाना था, क्राइम्स के बराबर में लाना था। कैसे लाऊंगा वापस? यहाँ पे जाके इस एरो से पीछे, पीछे आ गया, ठीक है। तो हेडिंग, सब हेडिंग, बचपन से सुनते आ रहे हैं ना सब हेडिंग, ये सब बनाना तुम्हारे लिए अब मुश्किल नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पहुंचे आप, आपने इसके अलावा जो दूसरे फीचर्स है इसके अंदर प्लस माइनस वगैरह के, आप इनको भी एक्सप्लोर करके देखो, ठीक है। मैंने माइनस दबाया तो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? मिट गया? अच्छा चलो मिट गया, कोई बात नहीं, प्लस दिखा के देखते हैं प्लस से क्या हो रहा है। वापस आ गया। तो ये क्या हो क्या रहा है? भाई बात ये है कि जब तुम एक बड़ी सी डॉक्यूमेंट लिखोगे तो उसमें सिर्फ ये सारी हेडिंग थोड़ी होंगी, उसमें तो बहुत सारी हेडिंग्स होंगी। तो मुमकिन है तुम्हें जगह बचाने के लिए, अपने रिव्यू करने के लिए, तुमने कहा इसको कोलैप्स कर दो, कोलैप्स कर दिया कि चीज़ जो है छुप जाए, ठीक है। ये ओवरव्यू आ गया, तुमने टीचर को दिखा रहे हो, खुद देख रहे हो कि यार ये जल्दी से देखो फला हेडिंग कहाँ थी, तुमने उसको कोलैप्स किया, पूरा का पूरा क्लोज हो गया। और उसके बाद बैठ के तुमने देख लिया कि यहाँ पे मतलब ओवरव्यू नजर आ गया, जब खोलना हुआ तुमने आगे प्लस पे क्लिक किया और प्लस से वो खुलता चला गया। देखो ये सिंबल जो नजर आ रहा है प्लस का सिंबल, इससे भी समझ में आ रहा है कि भाई इसके अंदर कुछ हेडिंग्स इस वक्त मौजूद है। अच्छा एक काम करते हैं, ये इसको मैंने कोलैप्स कर दिया, अब इसको मैं जरा सा ऊपर नीचे करके देखता हूँ, ठीक है। मैंने दबाया इस ऊपर के निशान को, ऊपर चला गया, फिर दबाया, फिर दबाया, ऊपर चला गया। अब जब ये ऊपर गया तो इसके जो चिल्ड्रन थे वो भी ऊपर गए, साथ ही गए। चलो देख लेते खोल के, वो कोलैप्स किया हुआ है ना, इसलिए उसने उसको अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। चली गई लाइन, ठीक है। तो हेडिंग भी साथ साथ आपके मूव कर रही है। अच्छा अब एक काम करते हैं, अभी मैंने कोलैप्स नहीं किया हुआ, अब मैं जरा मूव करके देखता हूँ अब क्या हो रहा है। ऑब्जर्व करके मुझे बताना, मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता क्या होगा, तुम लोग मुझे बताना। मैं इसको कर रहा हूँ, डाउन कर रहा हूँ। हाँ जी, चिल्ड्रन पे क्या फर्क पड़ा? तो इसका मतलब ये होगा कि कभी तुम्हें हेडिंग को अगर ऊपर नीचे करना है तो क्या करोगे, पहले कोलैप्स करोगे, उसके बाद उसको तुम मूव करोगे। घर में जब शिफ्टिंग करते हो तो कैसे करते हो, पहले पूरा सामान पैक करते हो, उसके बाद उस सामान को मूव करते हो, ऐसे ही है, ठीक है। फिजा आपने जाना चला जाएगा, यहाँ पे बात हो गई। अच्छा अब हम बात करते हैं कि सर कंटेंट कैसे लिखना है। तो लेट्स से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में हमने कंटेंट लिखना है, या कहीं भी क्या जेंडर इक्वालिटी में डालना है, ठीक है। एंटर दबाया। अब मसला ये है कि जब हमने एंटर दबाया तो ये भी तो लेवल 1 पर ही आ गया। मसलन हमने लिखा कि दिस इज अ हॉट इशू इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, ठीक है। जो कुछ भी हमने लिखना है, अब इसका तरीका क्या है, इसके लिए लेवल कौन सा जाएगा, बॉडी टेक्स्ट। याद है जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, स्ट्रक्चर, कंटेंट, फॉर्मेट। बॉडी टेक्स्ट जो है वो तुम्हारा कंटेंट है, ठीक है। बॉडी टेक्स्ट जो है
वो तुम्हारा कंटेंट है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा और कुछ बताओ लिखने को, तुमने यहाँ पे कुछ भी लिखा तुमने, ठीक है, मैं कुछ भी लिख दिया हमने, ठीक है। अगली लाइन पे गए, ये अगला पैराग्राफ स्टार्ट हो गया हमारा, ठीक है। अगले पैराग्राफ के अंदर हमने दूसरा पॉइंट लिखा। ओके जी, हमारा दूसरा पॉइंट इसके अंदर आ गया, दो पैराग्राफ बन गए हमारे, कंटेंट बन गया, ठीक है। आज के दिन मैं यहाँ पे क्लास को थोड़ा सा क्लोज करता हूँ, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक दो चीज़ और बता रहा हूँ, लेकिन आज के लिए सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट टेक अवे तुम्हारा क्या रहा। सबसे पहले हमेशा तुम बनाओगे स्ट्रक्चर। अंदाजा लगा लो, सीएसएस की क्लासेस में, कोचिंग सेंटर में, सारा वो कई दिनों तक वो आउटलाइन ही बनवाते रहते हैं। तो आउटलाइन कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कोई भी काम आउटलाइन के बगैर नहीं करना चाहिए। हमने इतने सालों से नहीं किया, हमारे टीचर्स की गलती है, बहरहाल आउटलाइन के बगैर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आउटलाइन, उसके बाद तुम क्या चीज़ सोचोगे, कंटेंट। कंटेंट क्या करना है, अभी तुमने फॉर्मेटिंग के बारे में बात नहीं करनी। अच्छा, अब इस आउटलाइन व्यू से जरा हम बाहर तो निकले, बाहर निकल के देखें क्या होता है। क्लोज पे गए, क्लोज कर दिया इसको। अब तुम देखो, जब हम आउटलाइन व्यू पे गए तो नजर आ रहा है होम से पहले आउटलाइनिंग लिखा हुआ आ गया। तो ये भी इनके इस रिबन इंटरफेस का कमाल है कि जब हम किसी खास जगह पर जाते हैं तो वो यहाँ पे उसको ऐड कर लेता है, और उससे बाहर निकलने के लिए हमें क्लोज करना होता है। मैंने क्लोज किया, अब मैं यहाँ पर आ गया। अब ये हमारा कौन सा व्यू चल रहा है, हमारा प्रिंट लेआउट चल रहा है हमारा। ये प्रिंट के अंदर इस तरह से आएगा। अब देखो, ये सारी हमारी हेडिंग्स आ रही हैं, ठीक है। और देखो, ये हमारे दो पैराग्राफ आ गए जो हमने वहां पे पैराग्राफ को डाला था। अब तुम अगर इस तरीके से आउटलाइन बनाओगे, या इस तरीके से तुम लेवल वन लेवल टू की चीजों को लेके चलोगे, तो ये ऑटोमेटिकली तुम्हारी हेडिंग्स बनती जाएंगी। ये जो डेफिनेशन है ये बन जाएगी, कौन सी, लेवल वन था तो ये क्या बन जाएगा, हेडिंग वन, ठीक है। और जो हेडिंग जो लेवल टू था वो क्या बन जाएगा, हेडिंग टू। अभी हम उस बारे में बात करेंगे कि इनको हम किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, क्या हमारे पास तरीके होते हैं, लेकिन बहरहाल आप इसको इस तरीके से फॉलो करोगे तो खुद ब खुद तुम्हारे पेपर का, खुद ब खुद तुम्हारी डॉक्यूमेंट का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और इससे तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट हासिल होंगे। एक बेनिफिट मैं दिखाता हूँ। मैं व्यू में गया, और व्यू में जाके मैंने इनेबल किया नेविगेशन पैन को। नजर आ रहा है यहाँ पे, नजर आ रहा है यहाँ पे आपको नेविगेशन पैन। तो आपने अभी थोड़ा सा वेट कर लें, मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। आप इसमें लिख दें, यहाँ पे, यहाँ लिखे, हम लिख लें मुझे। ओके जी, मैं यहाँ पे नेविगेशन पेन को इनेबल कर रहा हूँ। अब तुम देखो, पूरा का पूरा जो हेडिंग्स यहाँ पर आ गई, सही सीधे हाथ पे उल्टे हाथ पे नजर आ रहा है। इसका मतलब ये होगा, कल कला जब तुम्हारे पास लंबी चौड़ी सी डॉक्यूमेंट होगी, तो क्या उस डॉक्यूमेंट को तुम्हारे लिए जंप करना आसान नहीं हो जाएगा। देखो, मैं जिस हेडिंग भी यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, हेडिंग पे जा रहा है जल्लाश्ता। परेशानी से देख लो, समझ में आई मेरी बात क्या कह रहा हूँ। देखो, जब हम पूरा काम करते हैं आउटलाइन बना के जब हम काम करते हैं, जब हमारे पास लेवल वन लेवल टू क्लियरली डिफाइंड होते हैं, तो उससे हमें एक तो सबसे पहली बात कि हमारा जहन क्लियर हो जाता है कि हमने लिखना क्या है, नंबर वन। नंबर टू, हमें एम एस वर्ड के अंदर भी बहुत सारे उसके फवाइद हासिल होते हैं, जिसमें से अक्सर फवाइद को तो मैं अगली क्लास में कवर करूंगा। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा आपको ये नजर आ रहा है कि आप सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पे आपके पास एक नेविगेशन का एरिया आ जाता है, और आप उसकी मदद से इस डॉक्यूमेंट के किसी भी हिस्से के ऊपर जंप कर सकते हैं। मैं व्यू पे गया, सबसे पहले व्यू में जाके मैंने इनेबल किया नेविगेशन पेन, ठीक है। ये सीधा हाथ में आ गया आपका। अब पूरी डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक। मैंने कहा मैंने जाना है फैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन पे, तो मैंने जाकर क्लिक किया, मैं वहां पहुंच गया। आपने कहा सर ये कौन सी बड़ी बात है। जी बेटा, ये बहुत बड़ी बात उस वक्त है जब आपके पास 100 पेजेस की डॉक्यूमेंट हो, और आप वहां पे जंप करते फिरने में मुझे नजर नहीं आ रहा, पता नहीं हेडिंग कहाँ पे थी, तो भाई वहां पे ये चीज़ काम आती है। लेकिन ये चीज़ उस वक्त मिलेगी जब आपने आउटलाइन को यूज़ किया होगा। और एक और बात बता दूं, टेबल ऑफ कंटेंट तो तुम लोग को बनाना पड़ेगा, ऐसा है या नहीं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बता दूं, अगर तुम लोग का इस तरह से कंटेंट बना हुआ है तो तुम टेबल ऑफ कंटेंट भी आसानी से डाल सकते हो। इंसर्ट, हम जाएंगे रेफरेंसेस पे, रेफरेंसेस पे गए, टेबल ऑफ कंटेंट। लेट्स से हमने ये टेबल इस्तेमाल किया, ये टेबल ऑफ कंटेंट में हमारा, हाँ जी, आ गया खुद ब खुद पूरा, पेज वन पेज टू पूरा आ गया। लेकिन भाई ये सब उस वक्त हुआ जब आपने प्रॉपर तरीके से पूरा एक आउटलाइन बनाई, और आपने उसके उस आउटलाइन के अंदर आपने तमाम लेवल्स का ख्याल रखा, लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री। मेरा मशवरा सबको ये होता है कि भाई सबसे पहले तुम लोग आउटलाइन बनाओ प्रॉपर,
ठीक है। उसके बाद उसके अंदर कंटेंट लिखना शुरू करो। उसके बाद जाके तुम चलो फॉर्मेटिंग के ऊपर। लेकिन इसी स्टेप में काम करना, एक दफा जब फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो जाती है ना, तो बाद में जब हम आउटलाइन में वापस जाते हैं तो कुछ 19-20 का फर्क पड़ने लगता है। बेहतर ये होता है कि पहले मरहले पे आउटलाइन और कंटेंट, जो ऑर्डर बता रहा हूँ इसी ऑर्डर को फॉलो करो। आज तक हम लोग जो काम करते हुए आ रहे हैं, जिस काम के हम लोग आदी हैं, कि अगर हम लोग कभी किसी टीचर को ईमेल भी लिख रहे होते हैं या मैसेज एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हम वहाँ पे लिख देते हैं कि लेट्स से लीव रिक्वेस्ट, और फिर उसी वक्त हम बैठ के जो है ना इसको अंडरलाइन करने बैठ जाते हैं, अंडरलाइन भी करते हैं और फिर उसको बोल्ड भी करते हैं, फिर उसको फॉन्ट साइज भी बढ़ाते हैं। भाई ये सब हमें ये काम करने का तरीका नहीं है। आपने अगर किसी को एप्लीकेशन भी लिख रहे हैं ऐसे तो दूर की बात, तो भी भाई पहले एक दफा तसल्ली से लिख लो, उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग के ऊपर तवज्जो दो। मेंटल मॉडल अपना ये बनाओ कि भाई आउटलाइन पहले आती है, कभी भी काम करो फिर कंटेंट करो, उसके बाद सबसे आखिर में तुम बात करो फॉर्मेटिंग की। ठीक है। आज मैं इस क्लास को यहाँ पे कर रहा हूँ। अब वंस अगेन आप लोग से यही कहूंगा कि भाई घर पे जाके इन चीज़ों को काम पे प्रैक्टिस करो, ताकि अगले दिन हम इन इश्यूज के ऊपर बात कर सकें। जो हमारे 4 ईयर 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो ये समझ लें कि हमारे 8 सेमेस्टर में काम हो जाए, और ठीक है आपके पास एम्पल टाइम मिलेगा, लेकिन वर्कशॉप तो बार बार नहीं मिलेगी ना भाई। तो बेहतर है कि यार कुछ ना कुछ उसमें हाथ लगाओ, उसको देखो। मेरे पास अभी तक सिवाय एक दो स्टूडेंट के किसी और ने अभी तक अपने इश्यूज शेयर नहीं किए हैं। तो जब मैं फीडबैक मांगता हूँ सब कहते हैं जी बहुत मजा आया, बहुत फायदा हुआ। भाई ये फीडबैक थोड़ी होता है। फीडबैक का मतलब ये है कि हम किस तरह से इस वर्कशॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक। तो ये वर्कशॉप मैं समझता हूँ उसी वक्त इम्प्रूव होगी जब आप लोग घर जाके कुछ प्रैक्टिकल काम करेंगे। इस हफ्ते कोशिश करें कि आप लोग कम से कम अपने लिटरेचर रिव्यू में कम से कम 4 से 5 पेपर पढ़ लें। देखो ये काम, ये चीजें ऐसी है जो प्रैक्टिकल करने से आती हैं। ठीक है। स्विमिंग करने के लिए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए मुझे? अच्छा, मुझे साइकिल चलाना नहीं आती तो मैं कौन सी यूट्यूब वीडियो देखूं? प्रैक्टिस से आता है ना। तो भाई ये काम भी ऐसे ही है जो प्रैक्टिस किए बगैर तुम्हें नहीं आएंगे। इसीलिए इसका नाम वर्कशॉप रखा, इसीलिए इसको हमने यहाँ पे करवाया, क्योंकि आप लोग को प्रैक्टिकल करवाना जरूरी है। काइंडली यहाँ पे बैठ के, घर पे बैठ के प्रैक्टिकल करें ताकि हमारी वर्कशॉप फ्रूटफुल साबित हो। ठीक है। यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ मैं, आप लोग की अटेंडेंस ले लूँ। वंस अगेन फेज 3 के अंदर आप लोग